हेलो, वेलकम टू एट वे। आज के इस डिस्कशन में हम यूपीएससी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित वो सभी देखेंगे जो एक साल में घटनाएं घटित हुई हैं सुप्रीम कोर्ट या किसी भी तरह से। अगर करंट में रहा है, न्यूज़ में रहा है मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी टॉपिक, तो वो हम देखेंगे। ये सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर एग्ज़ाम को जो बच्चे दे रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम को, वो इसे देख सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। इससे पहले मैं एक लेक्चर ले चुका हूँ, तो उसमें 5-6 टॉपिक मैंने कवर किए थे। क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, बड़े टॉपिक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि मैंने बेसिक नहीं बताया, फिर भी काफ़ी टाइम लगा है। तो आज चलो देखते हैं आज के टॉपिक क्या क्या हैं। इस समय भेदभाव भेदभाव कानून निर्माण की आवश्यकता के बारे में कई बार सुनने को आपको मिला होगा। जैसे अमेरिका में भी लास्ट टाइम कुछ काले गोरे का भेद वाला वो हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, कुछ नस्लवेदी टिप्पणियाँ हुई थी, कुछ एक इंसान थे जॉर्ज फ्लॉयड, उनको मार भी दिया गया था। इस तरह की प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में हो रही हैं। भारत में भी इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। एससी ने भी कई बार, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इस पे कानून बनाने को कहा है केंद्र सरकार को। तो चलो देखते हैं कि अभी न्यूज़ में क्या क्या है। ओके, तो देखो, पिछले कुछ दिनों में भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य कई देशों में भी वो जॉर्ज फ्लॉयड वाला मामला जो लास्ट टाइम अमेरिका में हुआ था, इनको बहुत बुरी तरह से कुछ पुलिस वालों ने इनके गर्दन पे पैर रख दिया था और इनकी डेथ हो गई थी। काफ़ी देर तक उसको रखा रहा था, आप लोगों ने देखा होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती आई हैं। और भारत में आपको पता है कई बार ऐसा होता है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत के लोग आते हैं सेंट्रल भारत में या इस वाले इलाके में, यूपी एमपी वाले इलाके में, या महाराष्ट्र में, खासकर महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है। इस वजह से ये अभी न्यूज़ में है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी, खासकर यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो क्या हुआ, भारत में अस्पृश्यता की घटनाओं के समाधान के संदर्भ में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली हर जगह देखने को नहीं मिलता कि उस पर ठीक से काम हो रहा है। परंतु इस संदर्भ में व्यवस्थित रूप से विधि निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें भारत में अभाव है। ठीक है, हाँ, मतलब अस्पृश्यता के लिए कानून तो वो क्या बोलते हैं, संविधान में तो क्या दिया गया है, लेकिन ठोस कानून नहीं है कि आपको, अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपको सजा होगी, ये सब। तो कुछ क्षेत्र में है, कुछ में नहीं है। तो इस वजह से ये चीज़ आज भी घटित हो रही है, अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। तो इस वजह से इस क्षेत्र में अस्पृश्यता की घटना ना बढ़े, इस क्षेत्र में ठीक से काम हो, इसकी वजह से कानून की आवश्यकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे कहा है। आगे हम देखते हैं कैसा क्या कहा है। और आप जानते हैं आर्टिकल 17 आर्टिकल 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। भेदभाव क्या है, स्वतंत्रता के बाद जब भी किसी भी प्रकार के भेदभाव से सामाजिक ताने बाने को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में समानता के अधिकार का नारा बुलंद किया गया था। ठीक है, भारत में समानता के अधिकार को इतना महत्व देने का कारण था कि भारतीय जनमानस को इस बात का एहसास हो सके कि प्रत्येक व्यक्ति संविधान के सम्मुख समान है। संविधान के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए विधि बनाने की दिशा में प्रयास करते हुए लोकसभा सदस्य शशि थरूर अभी उनकी सरकार नहीं है, वो कांग्रेसी हैं असल में। उन्होंने एक प्राइवेट, असल में आपने सुना होगा कि प्राइवेट बिल भी, जो मंत्री या सांसद वगैरह हैं वो प्राइवेट बिल भी ला सकते हैं। तो शशि थरूर ने एक बिल लाया था कि अस्पृश्यता के अंत के लिए 2017 में, तो उसी की यहाँ पे बात कही जा रही है। इस आलेख में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए समानता के अधिकार व उनके महत्व पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए इक्वेलिटी बिल बनाने की आवश्यकता का विश्लेषण भी किया जाएगा। ठीक है, ये सब कोई कानून बनेगा
अस्पृश्यता के लिए, तो इक्वलिटी बिल वगैरह लाया जाएगा। हालांकि कानून अभी भी है लेकिन थोड़ा उसमें और स्ट्रांग होना चाहिए। खैर देखो, समानता वाला जो बात है, समानता का अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 14 से 13 तक है, सॉरी 14 से 18 तक है, ठीक है। जिसमें जो बातें कही गई हैं समानता लाने के लिए ही मुख्यतः की गई हैं। अब आप सोचेंगे कि 16(4) और 16(4)A जो है वो तो संरक्षण की बात, आरक्षण की बात करता है, क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में, है ना। लेकिन वो भी एक हिस्सा है समानता लाने का, क्योंकि जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व तो अगर ऊपर वाले पोस्ट पे नहीं होंगे, बड़ी पोस्ट पे नहीं होंगे, जिनका अभाव बहुत ज़्यादा है, तो वो मेन स्ट्रीम में कैसे आ पाएंगे, वो नहीं आ सकते। तो वो आए, इसलिए पदोन्नति में भी उन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो आप कई आर्टिकल आपको ऐसे शायद लग सकते हैं कि अरे ये कैसे, लेकिन उन सबका उद्देश्य यही है कि सबको समानता दिलाई जा सके। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं ये भेदभाव है, लेकिन ये असल में पॉजिटिव भेदभाव है, इसे भेदभाव नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस तरह से भेदभाव नहीं है, निगेटिव सेंस में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो इंसान कमज़ोर है उसे स्ट्रांग तो करना पड़ेगा, तभी वो मेन स्ट्रीम में आ पाएगा। तो इस वजह से तो क्या लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 आप जानते हो, मौलिक अधिकारों को से रिलेटेड है, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18, 14 से 18 तक के उपबंध समानता के अधिकार के अधीन वर्णित किए गए हैं। समानता के अधिकार के अधीन वर्णित अनुच्छेद इस प्रकार हैं। अनुच्छेद जो 14 है, देखो अनुच्छेद 14 में क्या क्या कहा गया है। भारत के राज्य के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण से वंचित करेगा। असल में वंचित नहीं करेगा होना चाहिए, यहाँ पे वंचित करेगा हो गया है, थोड़ा नहीं होना चाहिए, इसे मैं सही कर देता हूँ। कहाँ है भाई? नहीं, ठीक है, नहीं करेगा, समझ लेना इसको, वंचित नहीं करेगा, ठीक है। क्या था, एक बार और पढ़ता हूँ। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। कौन? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के, कोई भी भारत का राज्य हो, वो विधि के समक्ष समानता या संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता, ठीक है। करेगा भी तो उसकी प्रोसेस होगी, वो वेलफेयर में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, वो हम जानते हैं, जैसे वही 16(4)A और 16(4), ठीक है। उसमें संरक्षण जो आरक्षण जो दिया जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में संविधान, निगम, कंपनी, पंजीकृत समितियां या किसी भी तरह के अन्य विधिक व्यक्ति शामिल हैं, ठीक है। जो समानता का अधिकार है, कुछ आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को दिए गए हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन फिर भी जो समानता का अधिकार है वो सभी के लिए इक्वल होगा। विधि के समक्ष जो है, जो मान लो किसी को सज़ा देनी है या किसी को सज़ा से बचाना है, मतलब अदालत के सामने जाएगा कोई व्यक्ति, तो वो समान होगा विधि के समक्ष, चाहे वह नागरिक हो चाहे वह विदेशी हो। ये कहता है आर्टिकल 14। सिंपल सी बात ये है, कोई कंपनी हो, भारतीय हो या विदेशी हो, विधि के समक्ष समान है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिसमें उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगाए जाते हैं, वो भी विधि के अनुरूप ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब भारत सरकार ने चाहा कुछ भी लगा दिया, नहीं, उनके लिए एक अलग से पॉलिसी बनाई जाएगी, प्रॉपर पॉलिसी बनेगी, उसके बाद ही उसको लागू किया जाएगा। तो ये बात है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 15। इसमें क्या कहा गया है, व्यक्ति के जीने के लिए जो भी चाहिए, ठीक है, उसको डिग्निटी चाहिए, वो क्या मानता है वो सब चाहिए, तो वो कहीं जाता है, कोई उसको भगा दे कि नहीं नहीं तुम तो अछूत हो, तुम मान लो कोई हिंदू है मुस्लिम को कहता है ऐसा, या मुस्लिम है हिंदू को कहता है, तो ये भारत में नहीं करा जा सकता। तब खासकर उस स्थिति में अगर वह सरकारी या अर्धशासकीय कोई कार्यालय हो, दुकान हो, कोई भी स्थान हो जो सरकारी या अर्ध सरकारी हो। प्राइवेट स्थानों पे भी लज्जित नहीं किया जा सकता किसी को। हाँ, जैसे किसी का अपना हैंड पंप है घर के अंदर लगा हुआ है, उससे वो मना कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ से पानी मत लो, फिर व्यवहार में कोई दे, वो अलग बात है।
अनुच्छेद 15 यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, किस किस में? धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कहा जाता है ना जन्म के स्थान पर नौकरी में संरक्षण, आरक्षण है ना, तो वो वाला मना किया गया है कि जन्म के स्थान पे किसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जन्म के स्थान पे। अदर कुछ हो सकता है कि जन्म के स्थान को लेकर के जन्म के अलावा हो सकता है, जैसे कहा जा सकता है कि मतलब कोई को किसी कंपनी को कितना एजुकेटेड बंदा चाहिए, तो उस हिसाब से वो अलग बात हो जाएगी। एजुकेशन का वो ले सकते हैं, जैसे फौज है तो फौज में कुछ क्राइटेरिया है, उसको वो अपवाद हैं इस चीज़ के, उसको वो लागू होगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 की, चलो आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, राज्य स्थान जन्म स्थान या इसके किसी आधार, इसमें से किसी आधार पर दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या आंशिक राज्य निधि से पोषित या असाधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाटों, दायित्वों, निर्बंधन या तर्क के अधीन नहीं होगा। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। ठीक है, ये जो पहला वाला था, धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कोई इंडिविजुअल राज्य के खिलाफ केस कर सकता है इस केस में। लेकिन जैसे किसी सार्वजनिक स्थान पे किसी को भगा दिया जाता है या कुछ उसके साथ ऐसा किया जाता है जिससे उसके व्यक्तित्व को हानि पहुंचती है, तो इस स्थिति में वो इंडिविजुअल के खिलाफ भी केस कर सकता है। तो शासकीय हो या अर्धशासकीय हो, इसमें थोड़ा सा टफ वर्ड है, बस इतनी सी चीज़ है। शासकीय हो या अर्धशासकीय हो, इस तरह के किसी भी स्थान पे किसी भी इंडिविजुअल को जाने से, उसका यूज करने से रोका नहीं जा सकता। अगर वो कोई इंसान या कोई राज्य या कोई रोकता है तो वह इंडिविजुअल उस पर केस कर सकता है, कोर्ट उसका साथ देगी। और कोर्ट में वो सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल से जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा 32, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। और अगर हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल ये रट लो 226, ओके, आर्टिकल 226 32, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, ये वही चीज है, सेम आ गया। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। हाँ, लेकिन कुछ केस में, फॉर एग्जांपल जैसे SC ST या OBC को जो आरक्षण दिया जाता है, अब EWS को भी, उसमें उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 16 में क्लॉज बनाकर डाले गए हैं। जैसे आर्टिकल 16 5A और इस तरह से बना के डाले गए हैं कि आर्टिकल 16 6 जो है वो कहता है कि EWS के लिए आर्टिकल 16 6 बनाया गया है। ठीक है, उसको भी अभी हम देखेंगे। तो ये चीज़ें इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि जो लोग मेन स्ट्रीम में अभी नहीं हैं वो भी आ सकें, उनको जो प्रॉब्लम्स है, आप खुद ही समझ सकते हो कि एक इंसान बीमार है और एक मान लो भाई है, 2 भाई हैं, वो बीमार हैं, तो एक भाई अगर बीमार है, दूसरा स्वस्थ है, तो उसको ज़्यादा पोषण की ज़रूरत है। तो माता या पिता, और आपके पास इतना नहीं है, आपके घर में इतना नहीं है कि आप दोनों को एक साथ उनका पालन पोषण एक जैसा कर सकें, तो जो बीमार है उसको पहले दोगे ना, ये चीज़ है। तो बस यही है। हाँ, आर्टिकल 16 सीधे सीधे कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए समाज में, इसमें निषेध किया गया है, इसके तहत भी कुछ कानून हैं। ठीक है, इसमें आर्टिकल 18 जो है वो उपाधियों के अंत की बात करता है कि किसी भी प्रकार की उपाधि, जैसे राय बहादुर, ठाकुर साहब,
इस टाइप के जो भी उपाधियां होती थी पहले, वो अब नहीं होंगी, ठीक है। उसका यूज वो अपने घर में कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक तौर पे नहीं करेंगे और इसको सरकार मान्यता नहीं देगी। हाँ, अगर कोई पदोन्नति इस तरह से आया है, जैसे सेना का हो गया, ठीक है, कोई मेजर है, जनरल है, तो वो अलग चीज़ होगा। लेकिन या राष्ट्रपति सम्मान जो भी दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्मश्री, वो अलग चीज़ होगी। लेकिन ये जो जैसे पहले होता था, किसी को भी उठा के, कोई जमींदार है वो राय बहादुर हो गया, इस तरह से ये सब नहीं होगा, ठीक है। वजह क्या है भेदभाव होने की? बहुत सिंपल है, हम जिस समाज में रहते हैं, जैसा सोचते हैं, ठीक है। भेदभाव के मुख्य कारण आगे लिखा है, मैं उसे पढ़ भी दूंगा। जिस समाज में रहते हैं, हमारे घर में या हमारे समाज में नॉर्मली जो लोग सोचते हैं वैसा ही हमारा कल्चर हो जाता है, वैसा ही हमारा माइंड हो जाता है। कई बार हम लोग जैसे किसी ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ थोड़ा उच्च वर्ग की सोच है कि निम्न वर्ग को दबा के रखना है। निम्न वर्ग के लोग ठीक नहीं होते, ये अकर्मी होते हैं। ये बहुत बड़ी वो है, भ्रांति है कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको SC ST कहा जाता है, पहले दलित कहा जाता था, अब दलित शब्द का यूज नहीं किया जाता, लेकिन मैं समझाने के लिए मात्र बोल रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ऐसे लोग अकर्मी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें भी पर्याप्त मौका मिले तो वो भी बड़े बड़े पदों पे जाते हैं और अच्छा खासा काम करते हैं। तो ये भावना पहले के समाज में थी, गांव में आज भी है, तो वही चीज़ कही गई है। चलो देखते हैं। भारत सहित किसी भी देश में होने वाले भेदभाव का प्रमुख कारण है पूर्वाग्रह, मतलब पहले की सोच, ठीक है। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी व्यक्ति से संचित उन भावनाओं से है जिसके कारण वह किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रति नकारात्मक या सकारात्मक रुझान रखता है, ठीक है। रुझान का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड, ओके। सामान्य रूप से सामाजिक विकास के दौरान व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है उसके आधार पर उसके मन में पूर्वग्रह का निर्माण होता है। पूर्वग्रह से प्रभावित व्यक्ति वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए विशेष समूह और लोगों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार करने लगता है। वो क्या है? उसकी जो पहले से ही भावना बनी हुई है कि ये इंसान ठीक नहीं है, ये लोग ठीक नहीं होते हैं, तो वो हर जगह जाएगा तो उसी तरह वो ना चाहेगा फिर भी उसके अंदर वो चीज़ रहेगी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से बहुत सारे धर्म परिवर्तन वगैरह भी देश में हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इतने गंदे तरीके से उन्हें रखा जाता था, खासकर दलित वर्ग जिसे कहा जाता था। मैं बार बार बता रहा हूँ, दलित वर्ग का यूज मत करना, SC ST करना, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। पूर्वग्रह से उत्पन्न होने वाली समस्याएं, इससे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे देखो महिलाओं की सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाला भेदभाव है। आज भी हो रहा है, लगभग पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। यहाँ तक कि वोटिंग राइट्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स महिलाओं को फ्रांस में भी भारत में आज़ादी के कुछ समय पहले ही दिया गया था। मुझे डेट ईयर याद नहीं है, लेकिन शायद 1945 में दिया गया है सबको, ठीक है। ये भारत ही एक ऐसा देश था जिसमें संविधान लागू होने के साथ साथ ही महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया। हालांकि प्रॉब्लम फिर भी बहुत सारी हैं, लेकिन वोटिंग राइट साथ साथ में दिया गया। अमेरिका में भी बहुत लेट हुआ, ये मत समझना अमेरिका बहुत ज़्यादा विकसित है तो उसमें महिलाओं को बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है, बहुत लेट दिया गया। अभी मुझे डेट किसी का भी ठीक से याद नहीं है, बट काफ़ी लेट दिया गया था क्या बोलते हैं, वोटिंग राइट्स, ठीक है। इस तरह का हालत है। आज भी महिलाओं को ज़्यादातर देशों में, खासकर अफ्रीका और सेंट्रल एशिया के देशों में तो अभी भी बहुत हालत ख़राब है। आप जानते हो क्या बोलते हैं, सऊदी अरबिया में तो अभी क्या ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगा है और बहुत सारी चीज़ें तो अभी भी नहीं मिलती। तो इस तरह का हालत है। तो उसकी वजह क्या है? देखो वजह देखते हैं। प्रतीकात्मक समाज में महिलाओं के भेदभाव उनके मन में हीन भावना का संचार करता है। इससे महिला सामाजिक विकास में पीछे छूट जाती है और उनके प्रति यौन हिंसा, घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक अपराध होते हैं। देखो, अगर एक समाज में समाज को विकसित करना है तो महिलाओं को भी बराबर काम
बराबर उनको नौकरी मिले, बराबर पैसे मिले, ये ज़रूरी है। क्योंकि आप समझ लो कि अगर 50% महिलाएँ हैं और 50% महिलाएँ जो हैं घर में हैं, काम नहीं कर सकती, जितनी उनकी क्षमता है उतना वो यूज़ नहीं कर सकती, तो उस देश का क्या होगा? 50% लोग तो काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखा जाना चाहिए कि इसकी वजह से कोई भी देश, कोई भी समाज विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इस तरह का भेदभाव होता रहेगा तो विकसित नहीं हो सकता। इसमें कुछ महिलाओं ने बहुत प्रयास किए थे, उसकी बात हम आगे करेंगे। उसी प्रकार अभी हम करंट अफेयर की बात करते हैं। उसी प्रकार नस्लीय भेदभाव का एक प्रमुख कारण पूर्वग्रह है। नस्लीय जो होता है, जैसे कोई काला है, जैसे अमेरिकी या इंग्लैंड वाले जब भारत में थे तो वो यहाँ के लोगों को कमज़ोर समझते थे, ये लोग नहीं कर सकते, बड़े पदों पे इनको रखा ही नहीं जाता था। तो ये चीज़ें उनके अंदर पहले से विकसित थी, आज भी बहुत सारी जगहों पे होता है, भारत में तो बहुत ज़्यादा होता है। जाति आधारित जो भेदभाव है वो बहुत ज़्यादा है, आज भी गाँव में आज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें पूर्वाग्रह से ही आती हैं। हमारे माता पिता और उनके माता पिता और उधर की जो सोच थी, खासकर पिता, उनकी जो सोच थी वो हमारे साथ चली आती है। तो ये जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आगे उनको देखते हैं हम। हमारे देश में जात के आधार पर भेदभाव एक बड़ी समस्या है, ठीक है, वो समझ चुके हैं। उसी प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या है, जो संप्रदाय एक धर्म दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करता, इसकी वजह से, और एक धर्म सोचता है कि हमारा धर्म अच्छा है और दूसरे का धर्म कमज़ोर है। इस पे हम बस, आप इतना ही जान लो, इस पे ज़्यादा डिबेट करने का ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे यही लिख लेना। भेदभाव के विरुद्ध भारत में मौजूदा कानून, कानून क्या क्या हैं और कब बने, ठीक है, ये देख लेते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में बना था ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया। यह अधिनियम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ, ठीक है। इसका नाम याद रखना, डेट वेट तो ठीक है, नाम याद रखना कि एक कानून में से ये है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। जोड़ी मिलाने के लिए आ सकता है, ऐसा दे देगा कब लागू हुआ 1955 में, तो यह हो सकता है 1 जून 1955 लिख के आ जाए, और ऐसे ही 3-4, तो इस तरह से आ सकता है, तो उसको ध्यान रखना। वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया। यह अधिनियम इत्तेकुल प्रभावी हुआ, ठीक है। लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाय पेरुमल एक कोई इंसान थे जिनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, कि अनुशंसा के आधार पर 1976 में व्यापक संशोधन किए गए तथा इसका नाम बदल के नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है। अभी भी 1955 के नाम से, लेकिन इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम से बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सेम ही तो है। हाँ, तो क्या किया गया, ये जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल के ये कर दिया गया, ये ऊपर ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो ये कब लागू हुआ, 1 जून 1955 को। ओके, नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, ये बहुत जरूरी है, याद ही रखना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है, 1989 में लागू हुआ, वो 1955 में था, उसमें संशोधन होकर 1976 में उसका नाम बदल के नागरिक अधिकार अधिनियम 1955 कर दिया गया था, ठीक है। हाँ, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है। इसमें क्या किया, इन बातों के साथ साथ, ठीक है, यह अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने, ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने तथा
राहत देने जैसे अपराधों के शिकार लोगों को पुनर्वास के लिए प्रावधान करने का एक अभी अधिनियम है। ठीक है, जैसे बहुत लोगों के पास घर नहीं होते। ठीक है, कई बार वो सड़क के किनारे रहते हैं, फिर उन्हें उठा करके वहाँ से भी फेंक दिया जाता है। तो उनके लिए घर वगैरह का उनके उनके रहवास के लिए जो भी ज़रूरी है उसके लिए जो भी हो पाएगा वो इस अधिनियम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, नेक्स्ट पेज, मातृत्व लाभ अधिनियम। मातृत्व लाभ अधिनियम ये आप समझ ही गए होंगे, माताओं के लिए, महिलाओं के लिए है, 1961। इसमें यही होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए कुछ बातें कही होंगी। चलो देख लेते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। यह अधिनियम मातृत्व के समय महिलाओं के रोजगार की रक्षा करती है। क्या है, कोई वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है और कई ऐसी संस्थाएं होती हैं जो या तो उन्हें पैसे नहीं देती कि आप घर में अगर रह रहे हो तो आपको पैसे नहीं दिया जाएगा, या तो फिर जॉब से निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका अधिकार है भाई। वो अकेले थोड़ी ना प्रेग्नेंट हो गई। समाज का एक ये तो, अगर ऐसे तो फिर समाज चल नहीं पाएगा, फिर महिलाएं काम कैसे करेंगी। ये तो समाज का एक चक्र है जो चलना ही चाहिए। तो इस वजह से उन्हें इस स्थिति में नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और साथ में कुछ टाइम का रिलीफ भी दिया जाएगा। देखते हैं कितना दिया जाता है। और क्या है, यह अधिनियम मातृत्व के समय महिलाओं के रोजगार की रक्षा करता है, मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, अर्थात अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी संस्थानों पर लागू होता है। ध्यान रखना, 10 से कम है तो नहीं लागू होगा। वर्ष 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। इसके 2017 में ना, हाँ, इसके तहत कामकाजी महिलाओं को 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह। ठीक है, अगर किसी के 2 ही बच्चे हैं, ठीक है, मतलब एक बच्चा है, दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, या एक भी बच्चा नहीं है, पहले बच्चे का ही जन्म हुआ, तो 26 मंथ का उसको रिलीफ मिलेगा, उसको जॉब से रिलीफ मिलेगा, पूरी क्या बोलते हैं, पूरी उसकी सैलरी के साथ। हाँ, एक बात है, जिस भी संस्था में काम कर रही है उसमें कम से कम 10 लोग होने चाहिए। ठीक है, और अगर किसी महिला के 2 से अधिक बच्चे, मतलब 2 हो गए हैं, तीसरा होना है, फिर उससे अधिक जितने भी हों, तो उसको फिर 12 ही मंथ का मिलेगा। ये इसलिए कहा गया है कि भाई 2 ही रखो, है ना, ज़्यादा नहीं करना है। कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये हर साल उसमें रहता है, न्यूज में रहता है। 2013 में बनाया गया था ये। ठीक है, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम। एक वुमेन सेल बनाया जाता है। किसी भी जो संस्था है जिसमें एक कुछ ज़्यादा, मतलब 10-15 लोग काम कर रहे हैं या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, तो उनका शोषण ना हो, इसके लिए एक महिला सेल बनाया जाता है। स्पेशली महिला सेल बनाया जाता है जिसमें एक महिला का होना भी जरूरी है। कई बार इसका उल्लंघन भी होता है, लेकिन ये जरूरी है कि उसमें एक महिला हो, है ना। चलो देखते हैं क्या है। कार्य स्तर पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का अधिकार शामिल है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वितरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य अपनाना या संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है। ठीक है ना, उनके साथ किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न ना हो, इसके लिए महिला सेल होना चाहिए। और ये देखो आर्टिकल जरूरी है कि कौन कौन सा आर्टिकल इसमें आ रहा है। 14 समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, समानता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। आर्टिकल 15 कहता है कि सभी लिंग, धर्म, जाति या किसी भी वजह से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ना ही राज्य करेगा, ना ही कोई
इंडिविजुअल करेगा, दोनों है उसमें। 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का अधिकार, ठीक है। प्रतिष्ठा भी उसकी जरूरी है। अगर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो उसके प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचती है। वो इंसान दिमागी तौर पे उसको प्रॉब्लम होगी ना, अगर किसी को ऐसे डिस्टर्ब किया जा सकता है, वो काम कैसे करेगा। तो वो मानसिक तौर पे उसका उत्प्रेरण है एक तरह से। आप खुद ही सोचो, अगर कोई आपको मानसिक तौर पर उत्प्रेरित करता है या कुछ प्रॉब्लम करता है, आप कितने दिन उस चीज़ से उभर पाते हो या नहीं पाते हो। ये चीज़ करने को किसी का अधिकार नहीं है। इस वजह से ये वाला वुमेन सेल वगैरह का प्रावधान किया जाता है संस्थाओं में। और वो किस कानून के तहत का किया जाता है, तो कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है, ठीक है। इसके पहले भी कुछ कानून थे, देखो अगर आते हैं तो, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, अभी हमें करंट वाले ही पढ़ने हैं। नए कानून की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। देश में हिंदी भाषी क्षेत्रों में, खासकर हिंदी भाषी, मराठी भाषी इसमें लिखा नहीं है, मराठी भाषी क्षेत्रों में खासकर, विशेषकर दिल्ली के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग आम बात है। सिर्फ यहाँ की नहीं, इसमें तो इतना लिखा हुआ है। नॉर्मली कोई भी कई बार ऐसी चीज़ें, जाति सूचक गालियाँ तक बनी हुई हैं, तो आप जानते हो उसे। यह बात और भी गंभीर तब हो जाती है जब नस्लभेदी व्यवहार मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही भेदभाव हो गया, उनके साथ नस्लभेदी टिप्पणी की गई। लाल थनवाला, कठिन नाम है, और असम से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज शिव थापा के साथ भी किया गया था, ठीक है। दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की छात्र नीडो तानिया, ये अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, उनको पीट करके उनका डेथ कर दिया गया था, उन्हें मार दिया गया था। तो ये बेचारा एक छात्र था, मामूली छात्र, दिल्ली में पढ़ने आया था, उसको कुछ बात के लिए मार डाला गया। तो ये नहीं होना चाहिए। गौर वर्ण के लोग, काले लोग, भाई काला है तो वो एक प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से विवाह वगैरह में भी देखते हैं, अरे लड़की सुंदर है या नहीं, या लड़का सुंदर है कि नहीं, तो वो चीज़ें होती हैं। तो ये सब अगर कोई भेदभाव टिप्पणी की जाती है ऐसी, अरे वो तो काला या काली है, तो उसके खिलाफ भी कानून होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ऐसा होता है जो दिल्ली में हुआ नीडो तानिया के साथ, ये ठीक है, ठीक है। ये तो आप समझ सकते हो, ये जो प्रचार वगैरह आते हैं, फेयर एंड लवली का प्रचार आता है, आप जानते हो वो कैसा दिखाते हैं। तो ये सब है, ये सब उदाहरण आप खुद दे सकते हो, जरूरत नहीं इसका। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मुंबई में किया जाने वाला, हाँ ये बिहार वालों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। मुंबई में वो काम करने जाते हैं, उनको नस्लभेदी टिप्पणी बार बार झेलनी पड़ती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है वो देख लेते हैं। भारत महात्मा गांधी का देश है, ठीक है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंग के आधार पर हुए अपमान के कारण नस्ली घृणा से विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था, है ना। सबसे पहले गांधी जी ने इसी बात के लिए आंदोलन किया था, क्योंकि उनको वो वहाँ पे नस्लभेदी टिप्पणियाँ होती थी, उनको ट्रेन से निकाल कर फेंक दिया गया था, और बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से, यहाँ तक कि शादियाँ मान्य ही नहीं थी। अगर कोई शादी करता है हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, तो वो मान्य नहीं करते थे, बोलते थे अगर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं हुई है तो वो नहीं मानी जाएगी। तो इतना ज़्यादा भेदभाव होता था। तो इस तरह से अगर अभी भी होता रहेगा, किसी देश का किसी भी कोने से आया हो इंसान उसके साथ, तो वो हमारी एकता अखंडता के लिए ठीक नहीं है। वही बात यहाँ पे कही गई है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मानव अधिकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कहीं भी मूल अधिकारों से कम नहीं है। इसके बाद इससे भी संबंधित प्रश्न आ सकता है, इसको रिलेट करके ही पढ़ सकते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और क्या है और ये इसके कार्य क्या हैं, ये सब प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। मानव अधिकार के संरक्षण में NHRC की भूमिका, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने केंद्र सरकार के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी करने को कहा ताकि आम जनता
के मानवाधिकारों को उल्लंघन किए बिना देशव्यापी लॉकडाउन को सही ढंग से लागू किया जा सके। एकदम रिसेंट है, पिछले साल 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें किसी का मतलब इन्होंने ये कहा कि किसी के व्यक्तिगत या सामाजिक हितों की हानि ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक एडवाइजरी जारी किया था। तो उसको हम देखेंगे और इसके अलावा देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या प्रावधान वगैरह हैं। मूल बिंदु क्या है इसमें? पूर्व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गृह मंत्रालय के कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए लॉकडाउन के दौरान मानसिक रूप से बीमार लोगों की चिंताओं को संबोधित करने को भी कहा था। ज्ञातव्य है कि लॉकडाउन दिशा निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तनाव और दबाव का सामना कर रहे लोक सेवक कभी कभी आम लोगों, विशेष रूप से बीमार और गरीब मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। कई बार पीट देते हैं, है ना। ऑफिसर आते हैं या कोई पुलिस वाला आता है या कोई कलेक्टर आता है या जिसकी आप पढ़ाई करोगे, वो उसका भी दिमाग खराब है। लॉकडाउन में उसी ने पीट दिया, तो यार ये नहीं करना है। लोग भी जितना जो डिग्निटी जो तुम्हारे अधिकार हैं, उसी एकदम वही अधिकार किसी अन्य इंसान के भी हैं। तो ऐसे मारना नहीं है, जब तक हो सके समझाना है और समझा करके उसे एडजस्ट करके रखना है। किसी को मारना पीटना नहीं है, ये कह रहा है मानवाधिकार आयोग। तो वो एक एडवाइजरी बनाया था कि इस तरह से करना है। दूसरा क्या है, एडवाइजरी के माध्यम से एनएचआरसी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लोक सेवक, विशेष रूप से पुलिसकर्मी, आम लोगों के साथ सही ढंग से व्यवहार करें और उनके जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित मानवाधिकारों का सम्मान करें। जरूरी है सम्मान करें, हाँ ठीक है। अब एनएचआरसी के अनुसार गृह मंत्रालय को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक निर्देश जारी करने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की देखभाल और वायरस से उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी के लिए उचित परामर्श प्रदान किए जा सकें तथा वे भोजन, आश्रय और चिकित्सा देखभाल आदि जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित ना किया जाए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ लाइन्स हैं, आप इसे पढ़ सकते हो पॉज करके। ये चीज़ें एनएचआरसी ने कही हैं। इसके लिए किसको दिया है? सभी राज्यों, केंद्र सरकार को असल में उन्होंने एडवाइजरी दी है, वो सभी राज्यों में ये चीज़ लागू करें। ठीक है, हाँ, इनकी भूमिका क्या है और ये इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत आसान है इसको समझना, बिल्कुल टफ नहीं है। मानवाधिकार की रक्षा के लिए बना है, ठीक है, और उसमें बहुत आराम से आपको भी मैं समझाऊंगा, समझ जाओगे कौन कौन भाग लेता है, कौन इसके सदस्य होते हैं। मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी की भूमिका। ठीक है, मानवाधिकार और एनएचआरसी की भूमिका। मानव अधिकारों में मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार शामिल हैं। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। ठीक है, जैसे कोई इंसान है, अब किसी दूसरे देश में है, ठीक है, अब अपने अपने देश का तो कानून है, हमारे देश में कानून है भाई कि विधि के समक्ष सब समान है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत कि किसी को यार ज़बरदस्ती नहीं पकड़ लिया जाएगा या मार नहीं दिया जाएगा, या उसे अगर जेल में रखा जाएगा तो भी एक रूल के तहत ही रखा जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। तो ये है, लेकिन हर देश में ऐसा नहीं है, इसलिए यूनाइटेड नेशन अपने तरीके से भी, अपने तरफ से भी कुछ कानून बनाता है। तो क्योंकि वो किसी भी देश में भी जाए कोई इंसान, तो वो भी इंसान है, उसके खिलाफ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो समानता का अधिकार है उसी के जैसा है ये
या हमारा जो कह सकते हैं कि भाग 3 है, संविधान का भाग 3 है मौलिक अधिकार, उसी के जैसा है ये भी, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और ये वर्ल्ड लेवल पे भी लागू होता है और देश के लेवल पे भी, किसी राष्ट्र के लेवल पे भी। भारत में तो है, बाकी कई जगह है और कई जगह हो सकता है ना भी हो, लेकिन भारत में तो है, तो सेम तरीके से ही ये भी लागू होता है। तो इसका आपने मतलब समझ लिया है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता वगैरह, किसी भी देश से आया है लेकिन उसको कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए हर देश में, चाहे वो कहीं जाए। ठीक है, अगर उसने अपराध किया है तो उसको सजा हो, लेकिन अगर उसने अपराध नहीं किया तो जबरदस्ती उसको सजा ना हो, किसी भी देश में हो वो। भारत में, ये भारत में बहुत अच्छी तरह से लागू होता है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। ये वाला तो होता है, आर्टिकल 21 तो बहुत सख्त तरीके से बनाया गया है। भारत में इस अधिकार की रक्षा का कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। ठीक है, इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, किसके तहत? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। एनएचआरसी एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें अध्यक्ष 4 पूर्ण कालिक सदस्य तथा 4 मानद सदस्य होते हैं। अभी हम उसको देखेंगे। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिश पर के आधार पर किया जाता है। ठीक है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, अगर प्रधानमंत्री हैं तो। अब देखो इसमें कौन कौन होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है कि इसमें इतने लोग हैं कैसे याद रखेंगे, बड़े आराम से याद हो जाएगा, बस एक बार देखना है। इसके अतिरिक्त 5 विशिष्ट विभाग, विधि विभाग, जांच विभाग, नीति अनुसंधान और कार्यक्रम विभाग, प्रशिक्षण विभाग और प्रशासन विभाग भी होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। देखो कौन कौन होता है। एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक सदस्य जो भारत में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक है, क्या है, एक सदस्य होगा। ठीक है, एक सदस्य होगा जो उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या एक सेकेंड, उच्च नहीं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय ये वाला आएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय इसमें आएगा, उच्चतम न्यायालय ये। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो वो रहेगा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का, ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक है, एक उच्च न्यायालय, सॉरी उच्चतम न्यायालय, एक उच्च न्यायालय, तो ध्यान रखो एक तो हाई सुप्रीम कोर्ट का हो जाएगा, एक कोई हाई कोर्ट का हो जाएगा। ठीक है, जो सदस्य होगा। 2 सदस्यों की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाती है जिन्हें मानवाधिकारों की जानकारी हो अथवा उनके व्यवहारिक अनुभव हो। व्यवहारिक अनुभव हो जैसे मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो इस क्षेत्र में काम कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए मैं दे सकता हूँ, क्या नाम था उनका, कैलाश सत्यार्थी जी। हमारे कैलाश सत्यार्थी जी एमपी के हैं। उन्होंने जो बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था उसके अनुसार वो, और उन्होंने जैसा काम किया है उनका अच्छा खासा इसमें व्यवहारिक ज्ञान है, तो ऐसे लोगों को भी इसका सदस्य रखा जा सकता है। ठीक है, रखा जाएगा ही, रखा जा सकता नहीं, तो ऐसे 2 लोगों को रखा जाएगा। क्या क्या होगा, एक उच्चतम न्यायालय के सदस्य होंगे जो न्यायाधीश रहे हों। ठीक है, हो या रहे हों, एक उच्च न्यायालय के, और एक ऐसे जो इनको व्यवहारिक ज्ञान हो। ठीक है, अब ये वाले हैं कुछ। ठीक है, मानद जो हैं उनको देख लो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का कोई अध्यक्ष है तो ऑटोमेटिक इस संस्था का भी अध्यक्ष होगा। ठीक है ना, ह्यूमन राइट कमीशन का भी अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति का अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति का अध्यक्ष और महिला आयोग का अध्यक्ष। ये इतने होंगे, 1 2 3 4, ये इसमें 2 1 1, ठीक है ना, 4 8 हो गए, टोटल 8 हो गए। ठीक है ना, अध्यक्ष को मिला के अध्यक्ष यही होंगे।
अध्यक्ष ध्यान रखना यही होंगे, ठीक है, यही होंगे, इन्हीं को अध्यक्ष रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या रहे हों, ठीक है, उच्च न्यायालय और इसमें, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, इसको एक बार ध्यान दे देना क्या क्या होगा, आराम से इस चार्ट को आप बना सकते हो। अगर किसी के स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि ये भूल सकते हो तो ले लो, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, मानव अधिकार और भारतीय संविधान, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद होने चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्ति के समग्र विकास के लिए मानव अधिकार आवश्यक हैं, है ना। किसी अगर मानव अधिकार नहीं होंगे तो कोई किसी को किसी भी प्रकार से शोषित करता रहेगा, जैसा पहले होता था। इसके लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान में भी भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों के रूप में मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ओके। मौलिक अधिकार हमारे हैं, वो मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार ही है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार है वो मानव अधिकार आयोग है, एक जैसी बातें करते हैं, ठीक है, भारत में खासकर। तो मानव अधिकार आयोग की बात हम यहाँ पे आज ज़्यादा कर रहे हैं। मौलिक अधिकार तो आपको पढ़ा ही चुका हूँ और साथ में वो भी है जो वो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो मानव अधिकार हो या मौलिक अधिकार हो, बात एक ही है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ भारतीय संविधान अब तक में सबसे विस्तृत मौलिक संविधानों में से एक है, ठीक है। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, आपको पता है, ठीक है। सबसे पुराना तो नहीं है लेकिन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत का संविधान, ठीक है। भारत संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। संप्रभु मतलब होता है भारत के ऊपर किसी दूसरी सरकार, दूसरे देश की सत्ता नहीं होगी। जैसे पहले इंग्लैंड था, हम उसके डोमिसाइल थे, उस तरह से नहीं होगा। पहले गुलाम थे फिर डोमिसाइल हो गए, तो कुछ टाइम तक ये चला, तो ऐसा नहीं होगा। वो भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। समाजवादी, आप जानते हो, समाजवादी पार्टी मत ले लेना। धर्मनिरपेक्ष, सरकार जो है किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी, किसी धर्म का प्रचार नहीं करेगी। कुल मिला के मतलब ये है, ठीक है। सभी धर्म यहाँ अपने धर्म को, अपने रिलीजन को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक मतलब ऐसी सत्ता जिसे जनता चुनती है, ठीक है। कम्युनिस्ट जो होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा अलग तरीके से रहता है। और मोनार्की में तो बिल्कुल नहीं होता, मोनार्की में राजा चुन लिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी या पहले के राजा, इंग्लैंड का तो ये जो है अभी बताने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पहले के राजाओं को ले लो, एब्सोल्यूट मोनार्क होते थे। उन्होंने अगर कह दिया हाँ इसे मार दो तो मार दिया जाता था। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसी सरकार होगी जिसे लोगों ने चुना है और वो लोगों के हिसाब से काम करेंगे और लोग उन्हें हटा भी सकते हैं, तो लोकतांत्रिक हो गया। इस तरह से भारत का संविधान बना है। भारत देश इसी सिद्धांत पर बना है, क्या क्या, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों में मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आज का उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये तो आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ। वो क्या क्या है, जीवन का अधिकार, किसी को जबरदस्ती मार नहीं सकते अगर विधि द्वारा बनाए गए कानून के अलावा, ठीक है, ये ध्यान रखना। विधि में कानून अगर है तो फिर उसका प्राण लिया जा सकता है, लेकिन एक प्रॉपर वे होगा, प्रॉपर रास्ता होगा, तरीका होगा उसी से, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार होगा, हर नागरिक को स्वतंत्र है, वो कुछ सही मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलेगा। आर्टिकल 19 कहता है कि आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, बस भारत की एकता अखंडता को हानि नहीं होनी चाहिए। समानता के अधिकार, सभी समान है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 कहता है कि सभी समान है विधि के समक्ष, और ठीक है, विधि के समक्ष और नॉर्मली हर जगह, ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की कुछ शक्तियां हैं जिसके तहत वो कुछ काम कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से आता है, कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, तो NHRC अगर जरूरी समझे तो
जांच करने का अधिकार है। वो स्वयं जांच कर सकते हैं। आपको पता है उसमें कौन कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, रहे हों या सेवानिवृत्त हों। हाई कोर्ट के जज होंगे, रहे हों या सेवानिवृत्त हों। कोई ऐसा इंसान जिसको NHRC ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में व्यवहारिक ज्ञान हो, ऐसे 2 लोगों को रखा जाएगा। ये सब मिलके, और महिला आयोग के अध्यक्ष, SC और ST आयोग के अध्यक्ष, और कौन, एक अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ठीक ना। ये सब मिलके इसकी जांच कर सकते हैं, या अध्यक्ष के कहने पे जांच कर सकते हैं। इसका अधिकार उन्हें है, ठीक है। तो ये मेरा विशेष रूप से ये इसलिए मैंने फिर से याद कराया, क्योंकि इसको अभी आप याद कर लो। बहुत सिंपल है। 8 लोग होंगे। कौन कौन होंगे? बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं अपने देश की, सॉरी बड़े बड़े निकाय हैं अपने देश के, जिसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। इनके पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। अगर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है ना, सभी प्रकार के मामलों में। आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं सुधार के लिए सुझाव दे सकता है, ठीक है। जेल में वो निरीक्षण कर सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। संविधान या आगे चल रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकती है और उसमें बदलाव की सिफारिश कर सकती है। कोई ऐसा संविधान बना है अगर देश में जो मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, मानव राइट्स जो भी हैं, मानव अधिकार के लिए जो भी जरूरी संविधान है जो बनाया गया है, जो भी कानून बनाया गया है, अगर उसमें कुछ लूप होल है या कुछ प्रॉब्लम है तो उससे ये उसकी समीक्षा कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसके बदलाव के लिए सुझाव दे सकते हैं, अपनी सिफारिश दे सकते हैं, खुद बदलेंगे नहीं, ठीक है। फिर उसको सरकार ही चेंज करेगी, लेकिन ये सिफारिश दे सकते हैं। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनार और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार से जुड़ी जानकारी का प्रचार करना और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपायों के प्रति जागरूक करना, ये काम भी है, ठीक है। इनके पास सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास फौजदारी जो मामले होते हैं, मतलब क्रिमिनल मामले जो होते हैं, उसमें समीक्षा करने का तो खैर अधिकार होता है, निर्णय सुनाने का अधिकार है या नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं उसमें ये निर्णय नहीं सुना सकते, लेकिन इनके पास सिविल अगर कोई वो है, क्या है, ऑफेंस है, तो उसमें ये सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। सिविल न्यायालय में जो भी इनको शक्तियाँ दी जा, मतलब जो भी शक्तियाँ होती है, जो निर्णय होता है वो निर्णय सुना सकते हैं और अपनी तरफ से कुछ राहत, मतलब अपनी तरफ से खुद का नहीं, मतलब वो राहत के लिए उनकी कुछ काम भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्रिमिनल कोर्ट ही देखेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अदर जो भी जिला न्यायालय होते हैं वो देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, ठीक है। कानूनी बचाव का अधिकार, ठीक है, इससे रिलेटेड भी कुछ निर्णय आए हैं तो उसे हम देख लेते हैं। कानूनी बचाव मतलब संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32 और अदर भी हैं, उन्हें भी देखते हैं। जैसे आर्टिकल 22 है, ठीक है, 14 में भी कुछ चीज़ें कहीं आर्टिकल 14 में, तो वो भी सब हम देखते हैं। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या है, संवैधानिक उपचारों से संबंधित प्रावधान, क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, तो उसे ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 को अच्छे से पढ़ लेना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था और अभी भी आएगा अगर तो बताऊंगा। अभी आज आर्टिकल 15 की बात करेंगे, उसे भी अच्छे से पढ़ना है। खैर अभी देखते हैं मेंस के लिए क्या है। आयुक्त या प्रतिनिधित्व न करने को लेकर पारित प्रस्ताव से संबंधित मुद्दे, ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। चर्चा में क्यों था, हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न्यायालय में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना वकील के लिए अनैतिक और गैर कानूनी है।
ध्यातव्य है कि बीते महीने स्थानीय बार एसोसिएशन ने विद्रोह देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार 4 छात्रों के प्रतिनिधित्व पर आपत्ति जताते हुए प्रस्ताव पारित किया था। अब जो वकील हैं, जैसे कुछ लोगों के ऊपर लगता है कि कोई देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है, तो उनका केस लेने से वकील मना कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बिना वकील के कोर्ट फैसला ही नहीं दे सकता। उन्हें हमारे देश में कोई भी हो, चाहे वो देशद्रोही हो, विदेशी हो, देश का इंसान हो, उसके पास वकील होना ही चाहिए। और ये चीज़ भारत सरकार फ्री में मुहैया करवाती है। ठीक है, हमारा देश का संविधान, हालांकि आर्टिकल 39B की बात है, ये जरूरी नहीं है कि सरकार करे, क्योंकि ये DPSP का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये चीज़ सरकार ने किया है। ठीक है ना, ये हमेशा से चलता आ रहा है कि मतलब हम अगर किसी के पास उतना संसाधन नहीं है कि वो वकील कर सके, क्योंकि ये सालों साल चलती हैं, तो वो मुश्किल होता है, तो उसे वकील मुहैया कराना होगा। और उसके अलावा कोई अगर सिंपली खुद के पैसे से, खुद की सुविधाओं से भी लेना चाहे तो, लेकिन फिर भी कई बार वकील मना करते हैं, तो वो एक निश्चित अपनी फीस के साथ मना नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी निश्चित फीस वो लें, और कानूनी उस किसी भी इंसान जो भी गया है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा है, उसका वो केस उन्हें लेना चाहिए, ऐसा कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है। ठीक है, तो अभी हुआ था, कुछ टाइम पहले हुआ था कि जो कुछ लड़के थे जिन्होंने कुछ पाकिस्तान जिंदाबाद वगैरह कहा था, या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे अच्छे से नहीं याद है, कुछ हुआ था ऐसा। तो उनका प्रतिनिधित्व करने से क्या बोलते हैं, वकीलों ने मना कर दिया था कि हम इनका केस नहीं लेंगे। तो उसी पे कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कुछ फैसला सुनाया था। अभी देखते हैं संविधान के अभियुक्त के बचाव संबंधी अधिकार। ठीक है, अभियुक्त जो है किस किस तरीके से बच सकता है और उसके क्या अधिकार हैं। भले ही उसके ऊपर केस है, बट उसको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उसको वकील दिया जाएगा। ठीक है, और पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22(1) प्रत्येक व्यक्ति को 22 बता रहा है, मौलिक अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद का वकील द्वारा बचाव का अधिकार से वंचित ना रहे। ठीक है, अगर वो अमीर इंसान है तो किसी अमीर ज़्यादा पैसे देकर भी, जैसे आप देख सकते हो, एक अभी वेब सीरीज आया था, हर्षद मेहता, तो उन्होंने लाल जेठमलानी, यही शायद उनका नाम है, उनको हायर किया था। वो भारत के सबसे महंगे वकील हैं, तो उनको हायर किया था, तो उसे भी मना नहीं किया गया कि भाई तुम भले ही अभी तुम्हारे ऊपर केस लगा है, लेकिन तुम्हें इजाज़त है कि तुम अपने अनुसार अपने पसंद का वकील उसकी निश्चित फीस के साथ उसे हायर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहता है आर्टिकल, जरूरी अपने लिए क्या है, आर्टिकल 22(1). ठीक है, आर्टिकल 22(1) कहता है, ये जरूरी है, बाकी उदाहरण तो आप कुछ भी दे सकते हो। संविधान का अनुच्छेद 14, ठीक है, राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। रट लो, समानता के अधिकार देता है विधि के समक्ष कौन, आर्टिकल 14। फिर आर्टिकल 15 की बात करेंगे, अभी वैसे हो चुका है बट करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 39A, ठीक है, मैं बी बोल दिया था शायद, सॉरी। 39A राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, जिसके अनुसार किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, आर्टिकल, अभी मुझे भी थोड़ा सा भूल गया था, आर्टिकल आर्टिकल 39A, ठीक है। आर्टिकल 39A कहता है कि कोई भी इंसान जो अक्षम है वकील करने में, न्याय तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे भगा दिया जाएगा, न्याय तो उसको मिलेगा, उसके लिए चाहिए वकील। तो वकील भारत सरकार या राज्य मुफ्त में मुहैया कराएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का बात है तो राज्य, सुप्रीम कोर्ट का बात है तो केंद्र सरकार कराएगी, और अगर राज्य सरकार की बात है तो उस राज्य को कराना होगा उसे मुहैया। ठीक है,
तो ठीक है। कुछ जो टिप्पणियां आई हैं न्यायालय की उसे देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या है वकील मना कर देते हैं, तो बार बार उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इस पे बहस करती रहती है या उन्हें कुछ गाइडलाइन देती है कि आप ऐसा ना करें, बट बीच बीच में ये आता रहता है। वर्ष 2010 में एएस मोहम्मद रफ़ी बनाम तमिलनाडु राज्य बाद, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी ये होंगे जिनके खिलाफ या तो केस होगा, केस ही होगा जो लड़ रहे होंगे, ठीक है। जस्टिस मार्कंडे कटाजू, ठीक है, ये जस्टिस मार्कंडे कटाजू कहाँ के होंगे, ये तमिलनाडु में जो भी हाई कोर्ट होगा वहाँ के होंगे। और ज्ञान सुधा मिश्रा की सर्वोच्च न्यायालय की न्यायपीठ में इस प्रकार के प्रस्तावों की अवैधता के संबंध में टिप्पणी की, ठीक है। न्यायालय ने कहा, क्या कहा देखते हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति को अदालत में बचाव का अधिकार है और इसी के साथ उसका बचाव करना वकील का कर्तव्य है। ज्ञातव्य है कि एएस मोहम्मद रफ़ी बनाम तमिलनाडु राज्य बाद का जिक्र कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी किया, ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी किया था इस चीज़ का जिक्र कि ये जो है कोई भी व्यक्ति हो जिसने कोई गुनाह किया है या उसके ऊपर केस हुआ है या विक्टिम है, ठीक है, कई बार विक्टिम भी गरीब हो सकता है ना, तो उसको भी सरकार वकील मुहैया कराएगी, तो कुल मिला के दोनों को कराती है, ठीक है। और ये उसका कर्तव्य होगा किसका, वकील का, तो उसका केस ले, मना नहीं कर सकता, ठीक है। वर्ष 2006 में कोटैम्बुर में एक वकील ने पुलिस कर्मियों के बीच टकराव, ठीक है ना, कोई झगड़ा हो गया हो, उत्पन्न हुए विवाद के पश्चात वकीलों ने पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व करने से मना कर दिया। तो भाई जब प्रतिनिधित्व ही नहीं होगा, कोई उसका वकील नहीं होगा, तो अगर उसने गलत किया भी है तो कोर्ट उससे सजा कैसे देगा, उसका केस ही आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। तो अगर सजा देना है या नहीं देना है, उसको गुनाहगार साबित होना है या उस किसी का गुनाह साबित करवाना है, दोनों स्थिति में वकील होना चाहिए, ठीक है। मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले में संज्ञान लेते हुए वकील के कृत्यों को गैर पेशेवर कहा, ठीक है। उसका किसी भी उसका वकील का कर्तव्य है कि वो अपने क्लाइंट का केस ले, ठीक है, एक निर्धारित फीस के साथ बस। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के प्रस्ताव पूर्ण रूप से अवैध हैं और बार की परंपराओं तथा पेशेवर नीतियों के विरुद्ध, नैतिकता के विरुद्ध हैं, ठीक है ना। जैसे डॉक्टर का पेशा होता है, अगर कोई मरीज जिससे उसकी दुश्मनी भी है, अगर उसे मान लो चोट लगी है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि वो उसकी उस समय उसका इलाज करे। वैसे ही वकील का भी कर्तव्य है कि अगर वो दुश्मन भी है, हालांकि दुश्मन क्यों आएगा उसके पास, लेकिन अगर है तो भी उसके लिए उसको वो उसका प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि उसके बिना उसका केस आगे बढ़ेगा नहीं। हालांकि लूपहोल है, और वो आगे बढ़ा सकता है, नहीं मेरे पास नहीं उसके पास जाओ, वो अलग बात है। हाँ देखो, वकीलों के पेशेवर नैतिकता क्या क्या होती है, ठीक है, बार बार मैंने बताया वही होगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पेशेवर मानकों को लेकर कुछ नियम दिए हैं, ठीक है ना। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत वकीलों द्वारा पालन किए जाने के लिए व्यवहारिक आचरण और शिष्टाचार के मानकों का हिस्सा है, ठीक है। नियमों के अनुसार एक वकील न्यायालय या ट्रिब्यूनल में किसी भी मुकदमे को अपने निर्धारित शुल्क के अनुरूप स्वीकार करने के लिए बाध्य है। हालांकि नियमों में वकील द्वारा किसी मुकदमे को ना स्वीकार करने को लेकर कुछ विशेष परिस्थिति हैं, कुछ परिस्थिति हो सकती हैं, उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि वो नहीं कर सकता, तो फिर वो अलग बात है, ठीक है। कई बार जान का खतरा होता है ना, कई बार किसी ऐसे का ले लिया केस, जरूरी नहीं है कि वो इंसान गलत हो, सही इंसान का केस लेने पे भी गलत लोग, यूपी में ये बहुत होता है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो उस स्थिति में हालांकि वो उसको छोड़ इस स्थिति में छोड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन
हो सकता है ऐसा। बीते वर्ष उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि नियमों में उल्लेखित विशेष परिस्थिति एक व्यक्तिगत अधिवक्ता को संदर्भित करती है जो किसी विशेष मामले में प्रतिनिधित्व न करने का निर्णय ले सकता है, किंतु यह संभव नहीं है कि एक व्यक्ति अधिवक्ता बार एसोसिएशन से अपनी सदस्यता समाप्त होने के डर से किसी मामले के प्रतिनिधित्व करने से इनकार कर दे। ठीक ना, ऐसा होगा नहीं। अगर उसको ऐसा डर नहीं होना चाहिए कि मेरा जो बार काउंसिल है वो मेरी अधिवक्ता का पोस्ट, वकील का पोस्ट या लाइसेंस रद्द कर देगा, इसके डर से वो अगर ना ले किसी का केस, तो ये संभव नहीं है। कुछ मामले हुए होंगे जिनमें वकीलों ने केस लेने से मना किया होगा। ठीक है, देखो क्या हुआ होगा। वर्ष 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमला, कसाब वाला मामला होगा, का प्रतिनिधित्व करने के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रारंभ में जिस वकील को यह मामला सौंपा गया था उसने मना कर दिया था, जबकि एक अन्य वकील ने इसमें कसाब के बचाव करने के लिए सहमत व्यक्त की खतरे का सामना, और उसको खतरे का सामना करना पड़ा होगा। तो इस तरह की चीज़ें असल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने गलत किया है, सजा तो उसे मिलेगी। वकील का काम है बस जाके खड़ा होना, है ना। वो थोड़ा बहुत बात करेगा, ज़्यादा क्या कर लेगा। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो पैसे वाला है, रसूख वाला है, वो तो बच भी सकता है, लूप होल बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी कोई देशद्रोही भी है तो भारत का संविधान जो हमें हमारे संविधान की इज्जत करनी चाहिए। अगर वो वहाँ जाता भी है, उसके लिए खड़ा भी होता है, इसका मतलब वो देशद्रोही नहीं हो गया। उस वकील को आप देशद्रोही नहीं कह सकते, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है। जैसे डॉक्टर का फर्ज है, आप खुद सोचो किसी आतंकवादी को गोली लग जाए, ठीक है, लेकिन वो जिंदा है, तो डॉक्टर को क्या काम, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो उसकी गोली निकालेगा, ऐसा थोड़ी ना कि मार दिया जाए। उसी तरह इसका भी काम है। तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। किसी वकील पे अटैक करना ये संवैधानिक तौर पे भी खराब है, और प्राकृतिक न्याय भी ऐसे नहीं दिया जा सकता। ठीक है। हाँ, दिल्ली में 2012 में हुए सामूहिक दुष्कर्म के पश्चात साकेत कोर्ट ने वकीलों के अपराधियों को बचाव नहीं करने के प्रस्ताव को वकीलों ने जो है आरोपी का बचाव न करने का प्रस्ताव पारित किया था जब निर्भया कांड हुआ था। ठीक है। बीते वर्ष हैदराबाद में भी ऐसा हुआ था। चार पांच लोग थे जिन्होंने एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस वालों ने उन्हें मार दिया था। शायद वो भागने की कोशिश कर रहे थे या उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। तो इसमें भी कुछ वकीलों ने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि हम लड़ेंगे ही नहीं केस। तो ये नहीं किया जा सकता। उनके परिवार वालों ने अगर केस किया है तो उन्हें लड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई वकील को तो लड़ना पड़ेगा। आगे की राह क्या हो सकती है, क्या ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। संवैधानिक अधिकार और कर्तव्यों की व्याख्या। ठीक है, संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य, कुछ कर्तव्य भी हैं, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे, जबकि 1A में डाला गया है। तो देखते हैं क्या है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वगुण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक शासक के दौरान भारतीय लोगों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार, भारत के जनजातीय व्यवस्था के अंतर्गत अपर्याप्त भेदभाव और स्वतंत्र होने के बाद होने वाली धार्मिक दंगों से जो मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया था। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर संदेह करने लगा था। अफकोर्स ऐसा होगा। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता, अखंडता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने तथा लोगों के परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती थी। ठीक है, इस सब के लिए उन्होंने क्या किया, आर्टिकल भाग 3 डाला, जो गारंटी देता है कि किसी के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होगा, छुआछूत ये सब नहीं होगा। कुल मिला के मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मौलिक अधिकार की। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। तो ये चीज़ें तो आप पता है। अब ये वाला जो है, ये वाला
प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल है मेनली, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, लेकिन इसको पढ़ने से आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। पीपीटी भी आप अच्छे से इसकी पढ़ लेना, मैं एक साथ पीपीटी सारे लेक्चर के बाद डाल दूंगा, ठीक है। हाँ, प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी। ये जो 51A में डाला गया वो पहले मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी, ठीक है, लेकिन बाद में डाला गया, कुछ वजह थी उसकी। परंतु समय के साथ समाज में असामाजिक व देश विरोधी तत्वों की गतिविधियों से वृद्धि हुई, ठीक है। परिणाम स्वरूप ऐसी गतिविधियों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए, कर्तव्य बोध की भावना का प्रसार करने के लिए 1976 में संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 51 का, मतलब 51, इसको 51A भी बोल सकते हो, ठीक है। तो का याद करना थोड़ा टफ पड़ जाता है। ठीक है, 51A के तहत, ठीक है। कब हुआ? 1976 में, ठीक है। इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मूल कर्तव्यों पर सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए विषय में चर्चा के केंद्र में ला दिया, ठीक है। उन्होंने कुछ बोला होगा, और देखते हैं उन्होंने क्या बोला, क्योंकि जब तक ये टिप्पणी नहीं करते तब तक देश में ऐसी बातें होती नहीं है। मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? सबसे मूल चीजें जो हैं जीवन जीने के लिए, वो मूल अधिकार हैं, ठीक है। इंसान कहीं जा सके, अपने मन का बिजनेस कर सके, कोई उसको छुआछूत की भावना ना हो, किसी धर्म को मानने की उसको किसी धर्म को मानने के लिए, भारत की बात कर रहा हूँ, अदर की नहीं, ठीक है। वो अपने अपने हिसाब से कोई धर्म को मान सके, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ वो कहीं जा रहा है, उसको फालतू में डिस्टर्ब किया जाए, ऐसा ना हो, ठीक है। मानसिक तौर पे उसे प्रताड़ित ना किया जाए। किसी महिला को ऑफिस में किसी भी प्रकार से उसका शोषण ना हो, चाहे सैलरी के तौर पे हो, या उसका जो अदर किसी भी प्रकार के शोषण हो सकते हैं वो भी ना हो, ठीक है। क्योंकि वो फिर मानसिक तौर पे उस काम को या किसी भी काम को करने के लिए उतनी प्रिपेयर नहीं हो सकती है, कोई महिला हो, पुरुष हो, कोई भी, ठीक है। बराबर वेतन मिले, प्रॉपर वेतन नहीं मिलेगा तो भी वो उत्साह नहीं दिखा पाएगी। या कोई भी इंसान है, अगर उसकी मानवीय छवि पे हानि पहुंचाई जाएगी तो वो देश के प्रति या समाज के प्रति कैसे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएगा। तो इसलिए कुछ क्या क्या है देख लेते हैं, ठीक है। मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनैतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है, ठीक। वे अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य को कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। जैसे कभी पुलिस को भेज दिया, पीट दो, ऐसा नहीं करना है ना। तो राज्य कई बार ऐसा करते हैं, पुलिस को भेज दिया, भाई लाठीचार्ज ऐसे हर कंडीशन में नहीं हो सकता, जब तक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी जगह पे प्रदर्शन कर रहे हो तो आपको भारत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, ठीक है। आपको एक जगह अलॉट की जाएगी, इसके लिए आपको पहले से इजाज़त लेनी पड़ेगी, और इजाज़त मिल जाती है, ऐसा नहीं कि इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, किसी रोड को ब्लॉक नहीं करना है, चक्का जाम नहीं करना है, ठीक है। हालांकि चक्का जाम करने के बाद भी कई बार, अब ऐसा नहीं होता कि हर समय कोई मारने ही लगेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है गिरफ्तारी या मारपीट हो जाती है, पुलिस मार देती है, लेकिन ये अधिकार है नहीं, ठीक है। किसी नागरिक को नहीं है कि वो चक्का जाम कर ले किसी ऐसी जो रोड जहाँ पे लोग चलें, क्योंकि अगर उनका अधिकार है तो जो लोग जा रहे हैं कहीं, ठीक है, रोड पे चल रहे हैं या कोई सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं, उनका जाना जरूरी है वहाँ से, तो उनका भी तो अधिकार का हनन हो रहा है, तो ये नहीं करना है। आप जैसे दिल्ली में है जंतर मंतर, वहाँ पे अक्सर ऐसे होता रहता है कि कई
अभी लास्ट में 2012 में भी हुआ था, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, तो आंदोलन होते रहते हैं, तो उस टाइप की जगह पे किया जा सकता है। लेकिन किसी रोड पे, जैसे लास्ट टाइम जब सीए का विरोध हो रहा था तो उन्होंने रोड ब्लॉक किया था, हालांकि लाठीचार्ज नहीं किया गया, लेकिन रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। ये कानूनन अधिकार भारत में नहीं है, बाकी जगह पे तो, बहुत जगह पे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन भारत का जो संविधान कहता है उसमें रोड आप ब्लॉक नहीं कर सकते। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। वे अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून के क्रियान्वयन, तानाशाही को मर्यादित करते हैं। इसके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है, ना कि व्यक्तियों का, ठीक है। हाँ, व्यक्तियों का भी राज ना हो जाए, राज कानून का रहे, ठीक है। कानून जिस हिसाब से कहता है उस हिसाब से अगर कोई काम कर रहा है, वही बात है कि जैसे रोड ब्लॉक नहीं करना है तो मत करो, है ना, उस पर कार्यवाही हो सकती है। लेकिन अगर आप शांतिपूर्वक किसी ग्राउंड में बैठे हो जहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप बैठे हो अपना, आपने धरना दिया हुआ है, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हो, मारपीट नहीं कर रहे हो, आप बैठे हो, इसमें नहीं कर सकती, ठीक है। चलो, संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को के लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी जाती है, ठीक है। किसी को भेदभाव नहीं होगा, मूल अधिकार सबके लिए समान है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है, ठीक है। ये विधि के मूल सिद्धांत हैं। ये मूल इसलिए भी हैं क्योंकि व्यक्तियों के चहुमुखी विकास के लिए, जैसे क्या भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिकता के लिए आवश्यक है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसका भौतिक विकास है, जैसे वो समझ सकते हो, बौद्धिक, जैसे उसको प्रताड़ित किया जाएगा तो उसके बौद्धिक विकास में, जैसे किसी को बार बार आप कुछ बोलते हो, अभद्र टिप्पणी करते हो, तो उसके दिमाग में आती है, वो चीज़ की वजह से हो सकता है वो कुछ अच्छा करने वाला रहा हो, वो चीज़ वो ना करे, ठीक है। इस चीज़ में उसका दिमाग जाए, तो वो ऐसा नहीं करना है, ना इंडिविजुअल द्वारा किया जाना चाहिए, ना ही किसी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। और आध्यात्मिक, वो किसी धर्म को मानता है, उसमें उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से वो तनाव में रह सकता है ना। तो ये है, ये सबको पता है, सुन लो इसको, और डिटेल में मैं एक वीडियो में अलग से बताऊंगा, इसका वो नहीं है। देखो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं समझता हूँ आप सबसे अच्छे से पढ़ लेना जो समानता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार तो आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये भी पढ़ना है, आर्टिकल 19 से 22 तक, इसको भी पढ़ना है, और अभी पढ़ेंगे इसको आगे चल के, आज तो नहीं लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे। मूल अधिकारों की विशेषता क्या है। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, ठीक है। मूल अधिकार न्याय योग्य है होना चाहिए था। राज्य उन पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकती है, हालांकि प्रतिबंधों की औचित्य का निर्धारण न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। अगर कोई इंसान है, ठीक है, या कोई सरकार है, ठीक है, मूल अधिकार का हनन करती है और वेलफेयर के लिए वो जरूरी है, जैसे मान लो आर्टिकल 19 है, स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बोलने का अधिकार है बिल्कुल, लेकिन इसमें स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार, लेकिन रूल बहुत सारे हैं कि कैसा बोलना है, कितना बोलना है। वही बात है, जैसा कहीं भी आपको धरना नहीं देना है, धरना देने के लिए भी एक जगह दी जाएगी आपको, या आप किसी ऐसी जगह में दे सकते हो जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम ना हो रहा हो। रोड ब्लॉक नहीं करना है, किसी के घर, किसी मंदिर में जा करके घेर लो कि आप मंदिर किसी को नहीं जाना है, वैसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हो या कोई करता है, इंडिविजुअल भी करता है, तो कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन सजा उसको क्या मिलनी चाहिए वो न्यायालय तय करेगा, ठीक है। सरकार नहीं तय करेगी, न्यायालय करेगा। इसके अलावा क्या बोलना है, कुछ ऐसा कोई बोल रहा है जिससे हमारी एकता अखंडता को
हानि पहुंचती है या देशद्रोह वाली बात होती है कोई, तो इस पे भी ये स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं आएगा। आपको आर्टिकल 19 इसमें नहीं बचा पाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 19 जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, वो इससे नहीं बचा पाएगा। इसके आगे के हैं आर्टिकल 21 के तहत और 22(1) के तहत उसे वकील वगैरह मिलेगा और उसे न्यायालय के समक्ष उसे लाना पड़ेगा। आर्टिकल 21 के तहत वो मिलेगा, लेकिन गिरफ्तार उसे किया जा सकता है। ये सरकार के एक पक्षी निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध है, हालांकि उसमें कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। ठीक है, निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी हो सकता है और सरकार कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी कोई इंडिविजुअल या सरकार उस पर केस कर सकती है और सरकार के खिलाफ तो कर ही सकती है। सरकार के खिलाफ तो अगर आपका कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। सेम चीज़ है 32 और 226, ध्यान रखना हमेशा, आर्टिकल 32 और 226 कभी नहीं भूलना है। 32, 226। इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के विशेष सुविधाओं का प्रावधान। ठीक है, ये स्थायी नहीं है। संसद संविधान संशोधन के माध्यम से कटौती या कमी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। ठीक है, बढ़ाएगी तो कैसे बढ़ाएगी? नीति निर्देशक तत्व से उठा करके इधर रख देगी। अब ये भी लागू हो रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आर्टिकल 20-21 में डाले, मतलब ये है कि वहीं पे प्रावधान कर देगी कि हाँ अब ये भी लागू हो रहा है। ठीक है, उन्हें निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, निलंबित कैसे किया जा सकता है? मान लो आपातकाल आ गया, राष्ट्रपति या देश में कोई आपातकाल हो गया, उस स्थिति में अगर सरकार को लग रहा है कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेगी, आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिक अगर आपातकाल लगा हुआ है तो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड क्या नहीं होता, 20 और 21 हमेशा ध्यान रखिएगा, 20 और 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों कभी नहीं होते हैं। ठीक है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के लिए है। किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार किए गए, चलो तो वो तब तक तो ठीक था, लेकिन न्यायालय के समक्ष ही ना पेश किया जाए, इसके तहत न्यायालय के समक्ष पेश करना उसको अनिवार्य है किसी व्यक्ति को। अगर यही ना किया जाए तो ये नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 का यूज तो करना पड़ेगा, कंडीशन कुछ भी हो। ठीक है, अगर आपातकाल लगा है तो भी उसे न्यायालय के समक्ष वो क्या बोलते हैं, लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाती है सरकार या राज्य सरकार या पुलिस तो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी होगा। ठीक है, परमादेश जारी होगा और उसे बुलाया जाएगा कि जो भी इंसान है, जो भी इंडिविजुअल है, हाजिर हो जाए कहाँ? कोर्ट के समक्ष। उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्रदान की जाती है ना। हर इंसान को उच्चतम न्यायालय गारंटी देगा कि आपके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, संविधान के दायरे में रहते हुए। ठीक है, अगर संविधान का दायरा तोड़ रहा है कोई इंसान तो होगा। मूल अधिकारों का महत्व, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना, है ना। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक हैं, देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय पर आधारशिला रखते हैं। ये अल्पसंख्यक और समाज में कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। देखो सिंपल चीजें हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। अगर ये नहीं होगा, ठीक है, अगर ये आर्टिकल जो है, आर्टिकल 14 से लेकर 35 तक, ठीक है, अभी इसी की बात कर रहे हैं, डीपीएसपी की नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, डीपीएसपी क्योंकि सारी चीज़ें लागू होती नहीं है, वो सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार के ऊपर होता है, ये लागू करे या ना करे, ठीक है, राज्य सरकार के ऊपर होता है। इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसकी कर रहे हैं जो हमें मिल चुका है, पहले से मिला हुआ। तो इसमें अगर ये चीज़ हटा दिया जाए, भाग 3 हटा दिया जाए, तो फिर बचेगा क्या?
सरकार निरंकुश हो जाएगी, ठीक है, सरकार निरंकुश हो जाएगी, वो अपने हिसाब से काम करेंगे, किसी को भी पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, किसी भी कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा वो सीधे जेल में डाल देंगे और कोई संविधान और कुछ उसका उनका कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की स्थिति ना हो, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, किसी को भी ऐसा नहीं किया जाए, ठीक है, इसलिए मूल अधिकार इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता, ये समझ सकते हो। देश में विधि के शासन की व्यवस्था करते हैं। विधि का शासन मतलब विधि जिस तरह से बनाया जाएगा, विधि में जो लिखा हुआ है, जिस हिसाब से बताया गया है एक व्यक्ति के विकास के लिए और उसके जीने के लिए जो भी जरूरी है उसको लागू करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की आधारशिला है, ठीक है। अल्पसंख्यक समाज में कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा, ठीक है। अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग उनके हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा, अब ये सब तो आप जानते हो, ठीक है। आलोचना के बिंदु, कुछ ऐसी चीजें हैं इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट है, ऐसी चीजें आ सकती है, ठीक है। ये हाँ आज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है, क्योंकि काफी बड़ा है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, एक लेक्चर और होगा, ज़्यादा 2 होंगे, ठीक है। मूल अधिकार अल्पसंख्यक अपवादों, प्रतिबंधों एवं व्यवस्था के विषय हैं, ठीक है। मूल अधिकार असंख्य अपवादों, प्रतिबंधों एवं व्याख्याओं के विषय हैं। कई बार इसमें बहुत सारी त्रुटि देखी जाती है, क्योंकि लूपहोल बहुत होते हैं, सरकार के पास बहुत पावर है, आपको पता है, तो इसमें इसकी अवहेलना भी होती है, यही बता रहा है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है, सामाजिक आर्थिक अधिकारों की व्याख्या का अभाव है। देखो आर्थिक तो अभी बताया है ना, डीपीएसपी में दिया हुआ है कि आर्थिक तौर पर भी आगे देखा जाएगा, ठीक है। आर्थिक नहीं हो रहा, कुछ सामाजिक भी प्रॉब्लम है, आर्थिक तो है ही, आर्थिक के लिए कुछ कहा नहीं गया है। कोई इंसान है अपने हिसाब से नौकरी पा सकता है, लेकिन उसको नौकरी दी जाएगी, ये सरकार का ये सरकार का काम नहीं है अभी, ठीक है। सरकार का ये बिल्कुल काम नहीं है कि वो आर्थिक तौर पे उनको नौकरी दे ही, ठीक है ना, उनकी आर्थिक मदद करे ही। अगर वो करना चाहते हैं वेलफेयर में तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो उन पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, आपकी इच्छा है, आप जैसे जियो आर्थिक तौर पे, ठीक है। बट कुछ तो करते हैं, जैसे चावल वगैरह दिया जाता है, जो कमज़ोर वर्ग हैं सस्ते में दिया जाता है, तो वो सब किया जाता है, तो बट वो भी डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। तो लेकिन ये अभी तक इसमें नहीं दिया गया, तो ये चीज़ का अभाव है जो होना चाहिए। सुविधाओं के अनुसार अभी ये संभव नहीं है, आप समझ सकते हो, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, विश्राम एवं सुविधा का अधिकार उपबंध सम्मिलित नहीं है, उपबंध में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें नहीं है, किसी को काम दे सरकार, किसी को काम दे, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मतलब उसको अधिकार बोल रहा हूँ, ये हमारा अधिकार या मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है कि किसी को सरकार काम दे, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, काम देती है, जितना हो सकता है देती है ना। इसकी व्याख्या अस्पष्ट, अनिश्चित एवं धुंधली है, जैसे लोक व्यवस्था, अल्पसंख्यक, जैसे अल्पसंख्यक की बात आती है, लोक व्यवस्था ठीक है, अल्पसंख्यक की बात आती है, तो कई राज्य ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, ठीक है। कई राज्य ऐसे हैं जिसमें नॉर्मल मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, और पूरे देश में है तो पूरे देश के हिसाब से लागू होता है। लेकिन कई राज्य कहते हैं, कई विद्वान कह चुके हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस तरह का प्रावधान होना चाहिए कि राज्य के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से बताया जाए, क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक कौन है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन माना नहीं जाता, उनको वो सुविधा नहीं मिलती जो अल्पसंख्यक को हर जगह मुस्लिमों को मिलती है, या क्रिश्चियन या सिख को मिलती है, ठीक है, उनको नहीं मिलती। तो ये ठीक से बताया नहीं गया है, ये प्रॉब्लम है। सार्वजनिक हित, आज शब्दों की व्याख्या अस्पष्ट है, सार्वजनिक हित क्या है इसे ठीक से नहीं बताया गया है, ठीक है। मूल अधिकारों में स्थायित्व का अभाव है, संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है। हाँ, जैसे कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कटौती की जा सकती है, जैसे आपातकाल लगने पे आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक हट जाता है, ये सब चीज़ें हैं, ये आलोचना का भी विषय है और ज़रूरी भी है, तो
आप समझ सकते हो, ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम्म, इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है, ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी आएंगी जब कुछ आर्टिकल सस्पेंड होंगे। 19 उनमें से एक है। लोग जैसे अब किसी देश से लड़ाई हो गई है, हाँ, आप 19 आर्टिकल 19 का यूज करते हुए लड़ाई क्षेत्र में चले जाओ तो ऐसा नहीं हो सकता। आलोचकों का मत है कि निवारक निरोध का उपबंध मूल अधिकारों की मुख्य भावना से इसे दूर करता है, राज्य की मनमानी शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, राज्य को मनमानी शक्ति प्रदान करता है। ठीक, ये चीज़ है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन में आम नागरिकों को महंगी न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। भले ही आप वकील दे देते हो, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा भी इतना लंबा चलता है केस, तो ये प्रॉब्लम है। तो कई बार तो 30-30 साल में रिजल्ट आता है। तो क्या वो 30 साल में वकील बस की बात नहीं थी, अदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। किसी का कोई निर्दोष इंसान है, उसकी जॉब चली गई क्योंकि उसके ऊपर केस लग गया, अब वो 20-30 साल केस लड़ रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखो कुछ कमेटी बनाई गई थी, इसको देख लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में अधिकारों और कर्तव्यों के विषय पर चर्चा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश का भी मत था कि लोगों द्वारा कर्तव्यों का निर्वाह किए बिना सिर्फ अधिकारों की मांग करना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ठीक है, हमारे भी कुछ क्या बोल सकते हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कोविड-19 में मास्क लगाना। आधे नाक से लोग मास्क लगाते हैं, अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो प्लीज़ मत करना, अच्छे से मास्क लगाओ, क्योंकि ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, सिर्फ आपको अधिकार चाहिए, ये गलत बात है। तो ये है, और अदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ताजमहल में जाके लोग खाते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसे खराब नहीं कर सकते। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कोई पेड़ है, पेड़ पे कई लोग कील ठोक देते हैं। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें। ठीक है, हालांकि इसमें कोई केस नहीं होता, बट अगर किया जाए तो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जिंदा पेड़ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। मूल कर्तव्य नागरिकों की नैतिक उत्तरदायित्व का बोध भी करता है। अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा की कल्पना नहीं की जा सकती। मूल कर्तव्य भी जरूरी है और ये भी। हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों की व्याख्या की गई। मूल कर्तव्य 51A में रखा गया, 51A में ध्यान रखना। 22वां संविधान संशोधन क्या कहता है ये पढ़ लेते हैं, और मूल कर्तव्य हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 22वां संविधान संशोधन, इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या काम का है। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकारों को तो हटा ही दिया गया था। ठीक है, एक चीज थी समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता, जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कहाँ वैसे ये संविधान में थे, ऐसा कुछ नहीं है, संविधान में ये पहले से थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पहले से ये सब डाल के रखा था। ठीक है, और अदर जो भी कमेटी रही होगी साथ में। ठीक है, नाम उन्हीं का था, तो उन्होंने पहले से डाल के रखा था। लेकिन हमारी उस समय की जो प्रधानमंत्री थी मैडम इंदिरा गांधी जी, उन्होंने प्रस्तावना में भी कुछ ये शब्द डाल दिए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये चीजें 3 शब्द जोड़े गए थे 22वें संविधान संशोधन में। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया था, अब राष्ट्रपति पहले क्या था, अगर राष्ट्रपति चाहे तो करे और ना चाहे तो ना करे, लेकिन इस संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि अगर कैबिनेट कहता है, कैबिनेट मंत्री आप समझते हो, जो प्रधानमंत्री के साथ मंत्री होते हैं, कुछ छोटा सा एक पैनल बनाया जाता है, कुछ लोग होते हैं उसमें, तो वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। तो जो कैबिनेट मंत्री ये सबसे मेन होते हैं, कुल मिला के ये समझ जाओ। अगर कैबिनेट कहती है कि आपको ये संविधान संशोधन करना है,
आपको साइन करना है तो राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। तो पहले ये नहीं था, अब वो फिर 42वें संविधान संशोधन के तहत हो गया। ये कैसे हो गया इस पे मैं किसी दिन बात करूँगा, बहुत कम से कम 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा वो, ठीक है। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर कर नीति निर्देशक तत्वों को व्यापक बनाया गया, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व क्या है, जो हमें दिए जाने हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अगर दी जाती हैं, ठीक है, जैसे संपत्ति का अधिकार वाला एक रूल था, ठीक है, आर्टिकल 31। अब है आर्टिकल 300A में, ध्यान रखना। अब है कानूनी अधिकार है, आपके पास ज़मीन है तो, लेकिन पहले क्या था, पहले मौलिक अधिकार था। अगर मौलिक अधिकार है तो बड़े बड़े जमींदारों की ज़मीन वेलफेयर में समाज के हित के लिए राज्य नहीं ले सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ किया गया कि अब जो है संवैधानिक संशोधन को ज़्यादा वो दे दी गई, क्या बोलते हैं, ताकत दे दी गई कि अगर संविधान संशोधन करना है तो मूल अधिकार जो हैं उनमें भी संशोधन किए जा सकते हैं। मूल अधिकार को भी निलंबित किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो, ये कहा गया है। लेकिन अभी ये भी आगे चल के अदालत उसको इस पे भी फैसला सुनाएगी कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी मौलिक अधिकार छीना जाता है, 42वें संशोधन में कुछ चीज़ें थी उसको छोड़ करके कुछ चीज़ों को तो हटा दिया गया था, लेकिन कुछ चीज़ें थी उन्हें नहीं हटाया गया, तो उसके तहत न्यायालय उनमें अपना निर्णय सुना सकती है। वो ऐसा नहीं है कि वो एब्सोल्यूट तरीके से लागू हो जाएंगे, जब तक न्यायालय उसमें फैसला नहीं सुनाती कि सही है नहीं है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं कर रही होती है, तभी वो लागू होगी, नहीं तो नहीं। तो ये चीज़ है, ठीक है। कुछ और चीज़ें हैं, इसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। शिक्षा, वन्य जीवों एवं पक्षियों के संरक्षण, नाप तौल एवं न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के गठन और संगठन के विषय में राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें की गई थी, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवी स्टडी।